नमस्कार फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने कोविड सीरीज़ शुरू की है जो कि हमारी पूरी फैमिली की कोविड जर्नी पर बेस्ड है, जिसका फर्स्ट पार्ट मैंने अपलोड कर दिया है और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके साथ शेयर कर दूंगी, तो आप चाहें तो उसे जाकर के चेक कर सकते हैं। तो उस वीडियो में मैंने बताया है कि कैसे धीरे धीरे करते हुए हमारे घर के हर मेंबर पॉजिटिव होते चले गए, कैसे उनका RT-PCR जो टेस्ट है वह पॉजिटिव आता गया और हमें यह पता चलता गया कि आज ये भी मेंबर पॉजिटिव है, ये मेंबर भी पॉजिटिव हैं, बच्चे भी पॉजिटिव हैं, ऐसे। तो फ्रेंड्स, वो वीडियो आप देख सकते हैं। तो इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए और फ्रेंड्स, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आपके रिलेटिव में, फ्रेंड्स में जो कोई भी कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स हैं तो उनके साथ यह सीरीज़ ज़रूर शेयर करिए, ताकि उनका मॉरल भी बूस्ट अप हो, उन्हें पॉजिटिव एटीट्यूड आए और वे भी इस कोविड जर्नी से बखूबी अपने आप को संभालते हुए बाहर निकाल पाएँ। और ये जो कोविड सीरीज़ का जो पार्ट 2 है, दिस इज़ द पार्ट 2, और यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है फ्रेंड्स, क्योंकि इसमें मैं आपके साथ हर वो चीज़ डिस्कस करूँगी, हर वो चीज़ शेयर करूँगी जिसकी हेल्प लेकर के हम यह कोविड जर्नी हमने सफल बनाई और हम पूरी तरह से कोविड फ्री हो पाए। तो फ्रेंड्स, सबसे इम्पॉर्टेंट है कोई भी बीमारी से लड़ने के लिए, वह होता है मेडिसिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर हमने उसे सही समय पर मेडिसिन स्टार्ट की तो फ्रेंड्स, आज मैं वही डिस्कस करूँगी कि हमने कौन कौन सी मेडिसिन ली। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हर एज ग्रुप के मेंबर्स जो थे हमारे घर में वो पॉजिटिव हो चुके थे, तो उस हिसाब से हर एक की मेडिसिन भी अलग अलग थी, हर एक की मेडिसिन भी वेरी कर रही थी। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट मेडिसिन जो थी वो मैं आपको शेयर करने जा रही हूँ। तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट मेडिसिन थी आइवरमेक्टिन, जो अडल्ट्स के लिए हमारा जो डोज था वह 12 mg था और हमने यह रात में डिनर के बाद एक गोली ली। ऐसा हमने 5 days कंटिन्यू किया। फिर जो बच्चों में जो था इसका डोज था 6 mg था, तो वह भी हमने उन्हें 3 days दिया। देन नेक्स्ट थी एजिथ्राल, जो कि एंटीबायोटिक है और यह बहुत इंपॉर्टेंट एंटीबायोटिक है, और यह 500 mg जो एडल्ट डोज था, ऐसा हमने उसे 5 days लिया। और यहाँ आप लंच के बाद में आप इस मेडिसिन को ले सकते हैं। देन थर्ड नंबर पे थी डॉक्सीसाइक्लिन। इसके लिए कई डॉक्टर्स के ओपिनियन वेरी कर रहे थे। कई डॉक्टर्स यह कह रहे थे कि इसे एजिथ्राल के साथ नहीं लेना है, कई डॉक्टर्स कह रहे थे कि इसे एजिथ्राल के साथ आप ले सकते हैं। तो जैसा भी आपके डॉक्टर सजेस्ट करें, आप उसे उस ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल पे आप जा सकते हैं। परंतु हमने डॉक्सीसाइक्लिन का डोज दिन में 2 बार, ऐसा 100 mg जो डॉक्सीसाइक्लिन का डोज था, यह दिन में 2 बार लिया। बच्चों को हमने डॉक्सीसाइक्लिन नहीं दिया, बच्चों को हमने एजिथ्राल भी नहीं दिया। उनके ज़्यादा सिम्टम्स नहीं थे, इसीलिए हमने उन्हें जो बच्चों में जो हमने प्रोटोकॉल फॉलो किया था वह था जिंकोविट जो सिरप आता था, वह हमने दिया। बेटी को मैंने जिंकोविट टैबलेट दिया। वैसे ही हमने उन्हें आइवरमेक्टिन का डोज दिया 3 days तक, मतलब डिपेंडिंग अपॉन देयर एज ग्रुप। फिर हमने उन्हें लिम्सी टैबलेट दिया। तो यह था जो बच्चों में हमने प्रोटोकॉल फॉलो किया वह। फिर इसके साथ साथ हमने उनके प्रॉपर हाइड्रेशन का भी ध्यान दिया और उनके प्रॉपर डाइट का भी ध्यान दिया, जो मैं आपको आगे डिस्कस करूँगी कि कैसे कैसे हमने डाइट चार्ट बनाया था और हमने कैसे हमारे हाइड्रेशन का पूरा ध्यान दिया। तो फ्रेंड्स, अब जो मेन जो ड्रग्स थे वह थी आइवरमेक्टिन, देन एजिथ्राल, देन डॉक्सीसाइक्लिन। फिर इसके बाद हमने मल्टीविटामिन्स भी लिए थे, जो कि जिंकोविट हमने लिया था, और हमने लिम्सी टैबलेट जो च्यूएबल मतलब जो लिम्सी जो टैबलेट थी वह भी ली थी। फिर फ्रेंड्स, एसिडिटी की शिकायत हो सकती है क्योंकि आप इतनी सारी एंटीबायोटिक्स ले रहे हैं, तो हमने दिन की शुरुआत में ही एम्प्टी स्टमक रैबलेट डी या पैन 40 नाम से जो टैबलेट आती है वह लिया था। फिर फ्रेंड्स, आगे अगर हम बढ़ते हैं तो
ये जो हुई यह बात थी कि जिनको ज़्यादा सिम्टम्स नहीं हैं उनके लिए हमने यह ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल फॉलो किया था। फिर जैसा कि मैंने कहा कि हमारी मम्मी जी को फ़ीवर की भी शिकायत थी, तो उन्हें हमने डोलो 650 जब भी ज़रूरत पड़ रही थी, जब भी फ़ीवर रेज़ हो रहा था, तब हमने उन्हें डोलो 650 नाम से जो टैबलेट आती है वो दिया। इसके बदले आप सूमो भी दे सकते हो, इसके बदले आप पैरासीटामॉल भी दे सकते हो, परंतु हमने उन्हें डोलो 650 नाम से जो टैबलेट आती है वह दी थी। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने कहा कि हमने अपने फैमिली डॉक्टर से बीच बीच में हम डिस्कस करते रहे जो भी प्रॉब्लम आती गई। अब 7 दिन हो चुके थे, मम्मी जी का फ़ीवर नहीं जा रहा था, तो हमारे डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया कि उन्हें स्टीरॉयड का लो डोज भी देना ज़रूरी है, तभी जाकर के उनका फ़ीवर सबसाइड होगा। तो हमने प्रेडमेट नाम से जो टैबलेट आती है जिसमें मिथिल प्रेडनिसोलोन मेन कंटेंट था, ऐसा 4 mg दिन में 3 बार दिया। फिर हमने उसको टेपर करते हुए डोज़ फॉलो किया, मतलब उसको टेपरिंग ऑर्डर में ही हम उस टैबलेट को बंद कर सकते हैं। साथ में हमने उन्हें इकोस्प्रिन नाम से टैबलेट आती है जो कि ब्लड पतला करने के लिए दी जाती है, वह भी दी। अब अगर हम पापा जी की बात करें तो उन्हें शुगर की शिकायत है, मतलब उन्हें डायबिटीज़ है। तो डॉक्टर ने उन्हें यह सजेस्ट किया कि उन्हें डेफकॉट नाम से जो टैबलेट है वह 6 mg दिन में 2 बार देने की डॉक्टर ने उन्हें सलाह दी। इसके साथ उनका इकोस्प्रिन टैबलेट भी चल रहा था, और इसके साथ साथ हमने सबसे इम्पॉर्टेंट यह भी ध्यान दिया कि हम बीच बीच में जो SpO2 मॉनिटर करते थे, हम उनका टेम्परेचर मॉनिटर करते थे। तो अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट आता है इस वीडियो का, वह है कि गैजेट्स, कि हमने हमारे इस पूरे कोविड के दौरान कौन कौन से गैजेट्स यूज़ में लाए। मैं उन गैजेट्स को आपको एक बार दिखाना चाहती हूँ, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमने कौन कौन से गैजेट्स यूज़ किए। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने कहा कि सबसे इम्पॉर्टेंट जो गैजेट है वह है SpO2 मॉनिटर करने के लिए पल्स ऑक्सीमीटर। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट गैजेट था। इससे हमें बार बार यह पता चल रहा था कि हम में से किसी भी मेंबर का SpO2 तो फॉल नहीं हो रहा है। तो यह हम मॉनिटर करते थे, और 95 से हम लोगों का SpO2 ज़्यादा ही आता था, इसीलिए हम लोग निश्चिंत रहते थे। परंतु मम्मी जी का जो SpO2 है वह 92-95 वेरी करता रहता था। तो उसके लिए हमने क्या स्टेप्स फॉलो किए, यह मैं आगे आने वाले वीडियोस में ज़रूर आपके साथ शेयर करूंगी, क्योंकि ये एक मेजर प्रॉब्लम थी कि 90-95 जो SP था, इसको हमें और नीचे जाने से रोकना था। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट गैजेट है पल्स ऑक्सीमीटर। यह मार्केट में बड़े आसानी से अवेलेबल होता है। इसके साथ में हमारा जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो गैजेट है वह है डिजिटल थर्मामीटर। इससे हम टेम्परेचर मॉनिटर करते रहते थे बीच बीच में, तो यह भी सबसे इम्पॉर्टेंट है। हमें मास्क पहनना भी ज़रूरी था, क्योंकि हम 2 लोग एक रूम को शेयर कर रहे थे, और मास्क इसीलिए ज़रूरी था क्योंकि अगर मान लीजिए किसी को छींक आ गई या खांसी आ गई तो वह ड्रॉपलेट इन्फेक्शन पूरे रूम में स्प्रेड हो सकता था। इसीलिए हम मास्क का यूज़ भी करते थे। इसमें सर्जिकल हम लोग ज़्यादा यूज़ करते थे, और जब हम रूम से बाहर जाते थे तब हम N95 मास्क का यूज़ करते थे। सबसे इम्पॉर्टेंट है इसमें सैनिटाइज़र। हम इसका यूज़ बीच बीच में ज़रूरत पड़ने पर करते रहते थे। अब फ्रेंड्स, जो कोविड अगर आपको हो चुका है तो सबसे ज़्यादा यह ध्यान में रखना होता है कि यह और ना बढ़े। तो इसके लिए हमें बीच बीच में इन्हेलेशन, स्टीम इन्हेलेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती थी। तो हम दिन में 3 बार स्टीम इन्हेलेशन लेते थे। हम वैसे नॉर्मल पानी से ही स्टीम इन्हेलेशन करते थे। हमने नॉर्मल पानी के साथ में स्टीम इन्हेलेशन किया। ऐसा हम नियम से दिन में 3 या 4 बार ज़रूर करते थे, और हम ध्यान रखते थे कि रात में सोते समय तो स्पेशली हम स्टीम इन्हेलेशन करें। और हम एक रूम में हमने एक स्टीम इन्हेलेशन रखा हुआ था। तो जब एक पर्सन यूज़ करता था उसके बाद में हम उसका पानी डिस्कार्ड कर देते थे, और इसको थोड़ा सैनिटाइज़ करके ही हम दूसरा पर्सन उसको यूज़ करता था। तो इस बात का हम स्पेशल ध्यान रखते थे कि हम क्रॉस इन्फेक्शन ना हो। किसी भी कारण से हम नहीं चाहते थे कि एक भी मेंबर हॉस्पिटलाइज हो।
तो यह डर की वजह से हम इसको प्रॉपर सैनिटाइजेशन टेक्निक्स हम फॉलो करते थे। फिर हमें बीच बीच में गर्म पानी पीना होता था, गार्गल करना होता था, तो उसके लिए हम केटली का यूज़ करते थे। और एक रूम में हमने केटली रख दी थी और एक रूम में हम यह जो हीटर होता है जो बड़े आसानी से मार्केट में अवेलेबल होता है, हम उसका यूज़ भी करते थे। इसको हम स्टील के ग्लास में रख कर के तुरंत ही 1 मिनट में पानी काफ़ी अच्छा कुनकुना हो जाता था और फिर हम इसका यूज़ करते थे। तो फ्रेंड्स, ये जो बहुत इम्पॉर्टेंट गैजेट्स थे जिससे हमारी कोविड की जो लड़ाई थी वो हम लड़ रहे थे, और काफ़ी हद तक हम इन गैजेट्स का यूज़ करके, यह सिंपल गैजेट्स हैं, बड़े आसानी से अवेलेबल हैं, परंतु यह सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, अब जैसा कि मैंने आपको सारे इम्पॉर्टेंट गैजेट्स की लिस्ट भी आपको बता दी, अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट आता है वह होता है कि हमें कौन कौन सी टेस्ट करानी है। तो फ्रेंड्स, हम में से जिनको ज़्यादा सिम्टम आए थे उनका हमने 4 डेज़ के बाद, 4 to 5 डेज़ के बाद में, मतलब टेस्ट रिपोर्ट आने के कम से कम तो भी 3 दिन के बाद में हमने वो टेस्ट कराए थे। वह था HRCT टेस्ट, जो हाई रिजोल्यूशन CT स्कैन होता है लंग्स का या थोरैक्स का भी कह सकते हैं। तो उसके जो स्कोर थे वह मम्मी जी के लिए जो स्कोर थे वह था 6 आया था, और पापा जी का जो स्कोर आया था वह आया था 5। यह जो स्कोर देखा जाता है वो 25 में से देखा जाता है। तो डॉक्टर ने कहा था कि 8 to 10 तक के हम कंसिडर कर सकते हैं कि माइल्ड टू मॉडरेट आपकी कंडीशन है, मतलब सीवियरिटी स्कोर है। और अगर मान लीजिए 10 से ऊपर है तब हम बिल्कुल भी निगलेक्ट नहीं करेंगे और पेशेंट को हमें हॉस्पिटलाइज करना ही होगा। तो यह भगवान की दया थी कि मम्मी जी और पापा जी का दोनों का स्कोर 8 से नीचे ही था। तो यह सबसे इम्पॉर्टेंट टेस्ट था जो था HRCT। देन हमने कोविड प्रोफाइल भी करवा लिया था, जो कि ब्लड टेस्ट होता है, और इसमें सबसे जो इम्पॉर्टेंट होता था वह जो है वह है CBC। देन उन्होंने कहा और भी इम्पॉर्टेंट टेस्ट उसमें इंक्लूड किए थे, जैसे ESR। देन उन्होंने और टेस्ट किए थे, वह था CRP, मतलब C रिएक्टिव प्रोटीन, देन D डाइमर एंड सीरम फेरिटिन। ऐसे जो टेस्ट थे, और इसके साथ में हमने RBS भी करवा लिया था, रैंडम ब्लड शुगर टेस्ट भी करवा लिया था, क्योंकि हमें वह मॉनिटर भी करना था। और घर पे भी जो शुगर टेस्ट करने के लिए हमारे पास में ग्लूकोमीटर है, तो उससे भी हम क्योंकि क्या है कि मम्मी जी और पापा जी को हम स्टीरॉइड्स दे रहे थे, तो डॉक्टर ने कहा था कि उनकी जो शुगर है वह हमें मॉनिटर करनी होगी, क्योंकि स्टीरॉइड जो है उससे कभी कभी शुगर फ्लक्चुएशन होता है, कभी कभी शुगर रेज्ड हो जाती है। तो वह बात का भी हमें प्रॉपर ध्यान रखना था कि वह हम मॉनिटर कर पाएँ। तो फ्रेंड्स, इसके साथ साथ हमें हमारे हाइड्रेशन का भी ध्यान रखना है, क्योंकि हम इतनी सारी दवाइयाँ ले रहे हैं, तो हमें कम से कम तो भी 5 लीटर, 4 से 5 लीटर पानी पीने की सलाह दी गई थी। तो यह चीज़ हमने प्रॉपर फॉलो किया। इसके साथ हमने बीच बीच में 6 मिनट वॉक टेस्ट भी किया, तो उसका डिस्क्रिप्शन मैं आपको अगले वीडियो में दे दूँगी कि हमने 6 मिनट वॉक टेस्ट कैसे किया, और मम्मी जी के साथ में आगे क्या और समस्याएं आ रही थी, उनका SpO2 फॉल हो रहा था, और हमने क्या क्या टेक्निक से SpO2 को मेंटेन रखा। तो यह आगे आने वाले वीडियो में मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तब तक के लिए फ्रेंड्स, धन्यवाद।